वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो के बारे में, और ये रेशियो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज के वीडियो में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, वन ऑफ द टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। पिछले वीडियो में हमने देखे थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक बार आपको बताऊं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो के हिसाब से 3 तरीके का होता है, और उसमें से पहला तरीका है कि किस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो। तो आज हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो, जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, उसकी चर्चा करेंगे। यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अगर किसी रोप, वायर या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ डोमिनेटिंग हो, उस पर हम अगर लोड बढ़ाते जाएं तो उसकी लेंथ में जो चेंज होगा, यानी लोड बढ़ाते जाने का मतलब है लेंथ वाइज फोर्स लगाएं, अलोंग द लेंथ फोर्स लगाएं, या तो उसे हम खींचें या उसे दबाएं। जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को या तो हम लोड लगा के इसकी लेंथ को बढ़ाएं, इसको कहेंगे हम। उसमें क्या प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा जब वो लेंथ बढ़ेगी, और वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा जब वो लेंथ घटेगी। और ये दोनों टेंसाइल या कंप्रेसिव क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट पर जिसकी लेंथ डोमिनेटिंग है, उस पर हमने लोड सस्पेंड किया या उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो जो उसमें चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को ही कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो हम आज ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम ये जानेंगे कि यंग्स मॉडुलस क्या है। तो हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है, इसमें आप देखते हैं कि जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेस है क्या? रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स 99% ये अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसकी रेशियो, ये रेशियो है, इसकी यूनिट नहीं होती, तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसे कह सकते हैं, वही यूनिट है यंग्स मॉडुलस की। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन गया? FL अपॉन डेल्टा LA। यहाँ F है वो लोड जो किसी वायर पर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, उस पर सस्पेंड किया गया है। अगर वायर यहाँ से फिक्स्ड है, किसी सीलिंग से अटैच्ड है, तो ये इसके ऊपर जो F लगाया गया है वो ये है। अब जो ये यंग्स मॉडुलस है, इसकी चर्चा करेंगे कैसे कैसे, इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
यंग्स मॉडुलस में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी वायर में एफ फोर्स लगाने से उसमें डेल्टा एल चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, उसी मटेरियल का जिस मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस है y, तो अगर हम ये देखें कि इस वायर के हम 2 पीस कर दें बराबर बराबर, ठीक, सेम लोड अब हम अगर पहले से आधी लेंथ के यानी l/2 लेंथ पर सस्पेंड करें, ठीक, क्या अब भी चेंज इन लेंथ उतना ही होगा? पहला ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं ना कि चेंज इन लेंथ किसके बराबर होगा, FL/YA। अब इस वायर के लिए भी तो F सेम है, ठीक, Y वही मटेरियल है, ठीक, और A और L वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये इसका ये A है और L की जगह क्या हो गया है L/2। तो हम इससे क्या लिखेंगे कि जो डेल्टा L है वो F Y और A और उसके बाद ये L, अगर ऐसे लिख लें तो इस पर फोर्स वही है, Y वही है, A वही है, तो ये एक कांस्टेंट ही तो हो गया विद इन ब्रैकेट। तो क्या हो गया, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ, जितनी कम लेंथ उतनी चेंज इन लेंथ भी कम। यानी कि अगर आधी लेंथ का वायर कर दिया है तो चेंज इन लेंथ भी आधा होगा, और अगर डबल कर देंगे तो चेंज इन लेंथ भी डबल होगा। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो बिना टाइम लगाए आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें अब अगर ये पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम लोड बेयर करने की कैपेसिटी क्या बदलेगी, नो। आप देखो ना, इसी फॉर्मूले से अगर आप F के लिए लिखोगे तो F इक्वल टू क्या लिखोगे आप, डेल्टा L YA अपॉन L लिखेंगे ना। तो अब आप देख रहे हैं कि जो F है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L है। अगर ये चेंज होता है, ये भी चेंज होता है, तो ये आप देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम लोड जो बेयर कर सकता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछे कि डेल्टा L अपॉन L वो क्या होगा, क्या कहेंगे आप, कांस्टेंट। अभी तो देखा आपने कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L है, तो डेल्टा L अपॉन L, इसका नाम क्या है, स्ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी वो वायर की लेंथ डबल कर देते हैं, कभी आधी कर देते हैं, और कभी वो फोर्स सेम लोड के लिए पूछते हैं चेंज इन लेंथ क्या ज़्यादा होगा या कम होगा, या स्ट्रेन कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो दोनों वायर के लिए अगर केवल L चेंज किया गया है, एवरीथिंग इज सेम, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेन सेम होगा, चेंज इन लेंथ ज़्यादा लेंथ वाले में ज़्यादा होगा, कम लेंथ वाले में कम होगा। कैसे निकाला गया, इस रिलेशन से। क्यों, क्योंकि इसमें F Y A दोनों वायर के लिए सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस जिससे कि स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। किसी भी मटेरियल के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है, वो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंप्रेसिव हो या टेंसाइल, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन वही रहता है। पहली चीज़ ये मैंने यहाँ लिखा है, फॉर अ गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज सेम वेदर द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव मतलब होता है किसी जो वायर की लेंथ उसको कम करना, दबाना, और टेंसाइल का मतलब उसको एक्सटेंड करना। तो स्ट्रेस चाहे जो हो, लेकिन स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है फॉर अ गिवन मटेरियल। एंड सेकेंड केस, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है और किसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कम हैं। अब हमने तो ये देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है यंग्स मॉडुलस, तो ये यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है। तो जिसका y ज़्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। चेक करने के लिए दो डिफरेंट मटेरियल के वायर लिए हमने,
उनके मटेरियल डिफरेंट है तो उनका यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। सेम लोड दोनों पे सस्पेंड किया, सेम लेंथ ली, सेम थिकनेस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अगर सेम लोड सस्पेंड किया तो पहले वायर पे हमने देखा कि चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, डेल्टा L1, और दूसरे वायर पे कितना हो रहा है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L2। अब अगर हम देखें कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 में दिखाई तो पड़ रहा है कि डेल्टा L1 कम है, डेल्टा L2 ज़्यादा है, तो रिलेशन है क्या, डेल्टा L एफ एल ए दोनों वायर के लिए सेम है। तो इसी रिलेशन से हमने एफ एल अपॉन ए को ब्रैकेट में बंद कर दिया कि ये एक कांस्टेंट हो गया, है ना। ये तो नहीं बदल रहा दोनों वायर में, बदल क्या रहा है कि लेंथ का चेंज होना, जो डेल्टा एल है वो एक में डेल्टा L1 है, दूसरे में डेल्टा L2, और मटेरियल अलग है तो वाई अलग। क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो हम अगर ये पाते हैं कि जो डेल्टा L1 है वो लेस है डेल्टा L2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले वायर का Y1 ज़्यादा है दूसरे वाले वायर के मटेरियल के Y2 से। तो कौन सा इसमें ज़्यादा इलास्टिक है, फर्स्ट वाला वायर। अब देखिए कि फर्स्ट वाले वायर में सेम लोड से चेंज इन लेंथ कम हो रहा है। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम किसी दो मेटेलिक वायर्स में कंपेयर करें कि कौन से मेटल का मटेरियल जो है, कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, कौन सा कम होगा, तो जिसका वाई ज़्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टील के ही स्प्रिंग क्यों बनाए जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं स्प्रिंग्स स्टील के बने हुए, कॉपर के नहीं। तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं क्योंकि स्टील इज़ हाईली इलास्टिक। स्टील का अगर आप गिवन वैल्यूज़ जो दी रहती हैं उनमें देखेंगे तो स्टील का यंग्स मॉडुलस उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। जो स्टील है उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में बहुत यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत मजबूत है, हाईली इलास्टिक है, और हाँ वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटता है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी में, तो वो जल्दी लौटता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे अगर हम कॉपर से कंपेयर कर रहे हैं तो स्टील हाईली इलास्टिक है और स्टील में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के हम उसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। अब हम देखते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस है उसमें टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है और उससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो थर्मल स्ट्रेस। आइए उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के लिए यंग्स मॉडुलस और टेम्परेचर में रिलेशन कैसे देखा जाएगा। अगर कोई मेटेलिक वायर है उसको हम हीटअप करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, और अगर उसका टेम्परेचर घटाते हैं तो उसकी लेंथ कम होती है। ये लेंथ का बढ़ना घटना हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। क्या फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, वो शो करते हैं अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इससे आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, हमने अभी यहाँ पढ़ा है, वो क्या है, स्ट्रेन। तो हम इसमें हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को लिख सकते हैं किसके बराबर, ये स्ट्रेन हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी। बस केवल इतना हमें लिखना होता है इस यंग्स मॉडुलस फॉर्मूले में। तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम ये स्ट्रेन है तो y इंटू स्ट्रेन ही तो है स्ट्रेस, तो y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल एफ अपॉन ए के। इस एफ अपॉन ए को क्या कहेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही तो है। तो इस एफ अपॉन ए को जो टेम्परेचर के टर्म्स में लिखा जाएगा तो इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। कभी पूछा जाता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, तो हम ये डिसाइड करते हैं। क्यों पढ़ते हैं इसे, जो वायर अटैच किए जाते हैं पोल्स के बीच में, टेलीफोन वायरिंग पहले होती थी तो उसमें थोड़ा उसे लूज़ रखते हैं, क्योंकि जब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है सर्दी के दिनों में तो वायर की लेंथ कम हो जाएगी। जहाँ पर कांटेक्ट है वायर का पोल से
उसकी लेंथ शॉर्ट होने की वजह से उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि उसकी लेंथ कम होगी, कम होने से कहीं वो टूट ना जाए, इसलिए थोड़ा सा लूज़ रखते हैं। और यंग्स मॉडुलस का टेम्परेचर के संग रिलेशन क्या है, थर्मल स्ट्रेस क्या है, वो आपने यहाँ देख लिया। अब आइए देखते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी जिसमें कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, तो क्या होगा उसके लिए यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी, है ना। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको ना दबाया जा सके वही तो है ना परफेक्टली बॉडी, रिजिड बॉडी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ थिक रोप ऑफ डेंसिटी रो लेंथ L is hung from a rigid support. The Young's modulus of its material is Y. Find the increase in the length of the rope due to its own weight. अब आप देखो कि अगर कोई भी रोप इस तरीके से है और उसका ओन वेट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ से काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इस L लेंथ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड में ही तो होगा ना रोप का। तो ये जो डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस है L/2, है ना, ये मिड पॉइंट होगा G। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है y इक्वल टू वो क्या है, F L अपॉन A चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर हम L की जगह अब क्या लिखेंगे, L/2, क्योंकि जो F है उसका जो वेट है वो F अप्लाइड नहीं, इसका ओन वेट, और ओन वेट कहाँ से काम कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो अब आप क्या लिखोगे इस फॉर्मूले में, डेल्टा L इक्वल टू, बस अब आपको अगर इतनी सी बात पता है, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, F L अपॉन 2AY। देखिए डेल्टा L इधर, Y इधर कर दिया मैंने, और ये 2 नीचे है तो FL। अब आपको पता है ये जो F है वो किसके बराबर होता है, वेट है, तो वेट क्या होता है mg, और mg L अपॉन 2AY लिखा। जो mg में मास है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आपने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू GL अपॉन 2AY। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ दिस होल रोप वो किसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे आप, यही डेल्टा L इक्वल टू वॉल्यूम की जगह लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस, GL अपॉन 2AY। अब देखिए एरिया कैंसिल, क्या फाइनल आंसर आया आपके पास, डेल्टा L इक्वल टू L स्क्वायर रो G अपॉन 2Y। ये आंसर आपको ये मिलेगा जिसमें आपको जो गिवन थिंग्स हैं Y L रो, तो उसी में है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये क्या है, फ्री। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर हटाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को तुरंत रिगेन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें देर तक स्ट्रेंड लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ को पाने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये डिले क्या कहलाता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ मटेरियल exhibits delay in regaining its original shape size if it is subjected to strain for longer duration. It is called elastic after effect. अब हम कैसे सब्सटेंस को चुनेंगे, गैल्वेनोमीटर को बनाने में क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्यों, क्योंकि उनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होता है। किसी हार्ड वायर को बार बार अपोजिट डायरेक्शन में लगातार ऐसे ही मोड़ा जाए तो आप क्या कर पाते हो कि इसको तोड़ भी सकते हैं। तो बार बार लगातार मोड़ने पर अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यही कहलाती है कि इलास्टिक फटीग। लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉज ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स, ये इलास्टिक फटीग की डेफिनेशन है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो पुराने ब्रिजेस होते हैं जैसे रेलवे ब्रिजेस,
वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अनसेफ जब वो ओवर यूज्ड हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स बहुत देर तक रह चुका है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो वो अनसेफ है जर्नी के लिए। तो आज हमने यंग्स मॉडल्स के बारे में चर्चा करी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।